उत्तर प्रदेश टीजीटी सन 2020 में पूछे गए उर्दू के अहम सवालात को हम डिस्कस कर रहे हैं। 80 सवालात हल किए जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 81 और उसके आगे के सवालात आज हम हल करेंगे। पहले सवाल में ये पूछा जा रहा है कि काफिये के पीछे एक रदीफ का दुम छल्ला और लगा लिया गया है, कहते हुए हाली ने किस सिन्फ में इसके इस्तेमाल की मुखालफत की है। यानी कि रदीफ के इस्तेमाल की मुखालफत हाली ने किस में की है, तो गज़ल में की है। गज़ल की काफ़ी मुखालफत इन्होंने की। इन्होंने गज़ल को इश्क व आशिकी के दायरे में कैद बताया। कसीदा और गज़ल को इन्होंने उफूनत में संडास से भी बदतर करार दिया है। हाली को कसीदा झूठ और खुशामद से भरा हुआ नज़र आता है, जबकि इन्होंने मसनवी के बारे में ये कहा कि मसनवी सबसे ज़्यादा मुफीद और कारामद सिन्फ़ सुखन है। हाली के मुताबिक मरसिया के ज़रिए अखलाक की बेहतरीन तालीम दी जा सकती है। हाली ने शेर की खूबी 3 चीज़ों को बताई, सादगी, जोश और असलियत, जबकि शायरी के लिए इन्होंने 3 चीज़ों को लाजमी करार दिया, तख़य्युल, मुताले कायनात और तफ़हुसे अल्फाज। ठीक है। हाली ने अपनी किताब मुक़द्दमा-ए शेर व शायरी 1893 में शाये कराई थी। इस किताब के बारे में कलीमुद्दीन अहमद कहते हैं कि किसी ने भी मुक़द्दमा-ए शेर व शायरी से बेहतर तनकीदी कारनामा पेश नहीं किया। मौलवी अब्दुल हक ने इस किताब के बारे में कहा कि मुक़द्दमा शेर व शायरी पहला नमूना है। प्रोफेसर आले अहमद सरूर ने मुक़द्दमा शेर व शायरी को उर्दू शायरी का पहला मंशूर करार दिया है। अबुल लैथ सिद्दीकी मुक़द्दमा शेर व शायरी के बारे में कहते हैं, क्या कहते हैं कि मुक़द्दमा शेर व शायरी तनकीद में अपनी मिसाल आप है। अब्दुल रहमान बिजनौरी कहते हैं कि हाली का मुक़द्दमा फ़न शायरी और उर्दू शायरी पर ज़बान उर्दू में सबसे आला पाए की तनकीद है। शौकत सब्ज़वारी कहते हैं कि हाली हमारी शायरी के मुजद्दिद और तनकीद के मुजतहिद हैं। ठीक है। चलिए, हाली के नज़रियात में बार बार इसीलिए रिपीट करता हूँ ताकि आपके ज़हन नशीन हो जाए। यहाँ से सवालात कई बार पूछे जाते हैं। मसनवी शेरुल बयान का कौन सा किरदार है, तो मसनवी शेरुल बयान मीर हसन की शाहकार मसनवी है। 1784 ईस्वी में आसिफुद्दौला के ज़माने में इन्होंने लिखी थी। ये मीर हसन की आखिरी और तवज़ाद मसनवी है। मीर हसन ने इसके अलावा 11 और मसनवियाँ लिखी, ठीक है, जिनमें रमूज़ुल आरिफीन और गुलज़ारे इरम काफ़ी ज़्यादा अहम हैं। मसनवी शेरुल बयान गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर मीर शेर अली अफसोस के मुक़द्दमा के साथ 1805 ईस्वी में हिंदुस्तानी प्रेस कलकत्ता से छपी थी। मसनवी शेरुल बयान को किसने मुरत्तब किया, तो रशीद हसन खान ने। मीर शेर अली अफसोस ने इस मसनवी को इसमें बामुसम्मा कहा है। हाली ने शेरुल बयान को सबसे बेहतरीन मसनवी करार दिया है अपनी किताब मुक़द्दमा शेर व शायरी में। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इस किताब के बारे में लिखा कि ज़माने ने इसकी सिहर बयानी पर तमाम शोरा और तज़किरा नवेसों से मज़हर शहादत लिखवाया। चूँकि यहाँ पे किरदार पूछा है, शेरुल बयान का किरदार कौन सा है, तो बद्र मुनीर जो है ये हीरोइन है मसनवी शेरुल बयान की। अब शेरुल बयान में और भी किरदार हैं, जैसे आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे फ़आल, जानदार और मुतहर्रिक किरदार कौन सा है, तो वज़ीर ज़ादी नजमुन्निसा का किरदार शेरुल बयान का सबसे जानदार किरदार है। बद्र मुनीर सरंदीप की शहज़ादी है, हीरोइन है, और बेनज़ीर जो है वो मलिक शाह का लड़का है, हीरो है। मारुख परी है। इसी तरह
اور بھی بہت سارے کردار آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پریم چند کے کس ناول میں دھنیا کا کردار ہے؟ دیکھیے دھنیا کا کردار پریم چند کے ناول گودان میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ گودان پریم چند کا آخری مکمل ناول ہے۔ پریم چند کے پہلے ناول اور آخری ناول کی بات کریں تو ان کا پہلا ناول اسرار معابد جو ہے وہ بھی نامکمل ہے، آخری ناول یہ لکھ رہے تھے منگل سوتر، وہ بھی نامکمل رہ گیا۔ جو مکمل ان کا پہلا ناول ہے گودان 1936 میں انہوں نے شائع کرایا تھا، ٹھیک ہے، ہندی میں یہ پہلی بار شائع ہوا تھا، اور 1 سال بعد 1937 میں مکتبہ جامعہ دہلی سے یہ شائع ہوا۔ گودان میں پریم چند نے اس وقت کے سماج، کسانوں، مزدوروں اور سرمایہ داروں کی کشمکش کو موضوع بحث بنایا ہے۔ گودان کے بارے میں سلام سندیلوی نے یہ بات کہی کہ اگر کوئی پریم چند کے ہندوستان کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو گودان کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ دیکھیے گودان جو ہے وہ 36 ابواب پر مشتمل ناول ہے۔ اس کے جو کردار ہیں، جیسے دھنیا آپ سے پوچھا ہے، اس کے اور جو دیگر کردار ہیں وہ بھی آپ یاد رکھیے گا۔ ہوری، گوبر، سونا، روپا، اس کے علاوہ بھولا، جھنیا، چنو، رام سیوک، شوبھا، ہیرا، رائے اگروال، رودرپال رائے، داتا دین پنڈت، ماتا دین پنڈت، مسٹر مہتا، مس مالتی، مرزا خورشید، مسٹر کھنہ، مسٹر وقار ناتھ، یہ سب اس کے کردار ہیں منشی پریم چند کے ناول گودان کے۔ ریختہ کے کیا معنی ہیں؟ ریختہ کے معنی ہیں گری پڑی زبان۔ ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ جی ہاں، میر ہی ہیں مجد واسوکت کے۔ واسوکت کا مجد کون؟ میر تقی میر، ٹھیک ہے۔ اردو معلی کس کا مجموعہ کلام ہے؟ جی نہیں، اردو معلی کس کا مجموعہ ہے؟ تو یہ خطوط کا مجموعہ ہے۔ عود ہندی اور اردو معلی یہ دونوں خطوط کے مجموعے مرزا غالب کے ہیں۔ مرزا غالب کی وفات کے 19 دن کے بعد اردو معلی شائع ہوا تھا۔ اردو معلی کے نام سے ایک رسالہ بھی ہے، علی گڑھ سے نکالا تھا حسرت موہانی نے 1903 عیسوی میں۔ کوشچن نمبر 87، ابراہیم عادل شاہ ثانی کے دور میں فارسی کا کون سا مستند شاعر ہندوستان آیا تھا؟ تو ظہوری ہندوستان آیا تھا ابراہیم عادل شاہ ثانی کے دور میں۔ کوشچن نمبر 88 میں پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کون سا شاعر ہے جو تصوف کے رنگ میں بے نظیر اور بے مثال نظر آتا ہے؟ تو صوفی شاعر کی حیثیت سے مشہور ہیں خواجہ میر درد۔ یادگار غالب میں حالی نے کس کو موضوع بنایا تھا، کس موضوع کو پیش کیا تھا؟ تو یادگار غالب مرزا غالب کی سوانح حیات ہے، یعنی ان کی زندگی اور شاعری کو انہوں نے موضوع بنایا تھا۔ لکھنؤ کے نگار رسالہ کے مدیر کون تھے؟ تو جو نگار رسالہ نکالا تھا وہ نیاز فتح پوری نے نکالا تھا۔ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون؟ تو اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر جو ہیں وہ قلی قطب شاہ، محمد قلی قطب شاہ ہیں۔ 12 پیاریوں کا عاشق ان کو کہا جاتا ہے۔ اردو کے علاوہ تیلگو زبان میں بھی انہوں نے شاعری کی، بہت زیادہ تخلص استعمال کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ عوامی شاعر نذیر اکبر آبادی کس شہر میں پیدا ہوئے؟ تو سب کو پتہ ہے آگرہ میں نہیں، اکبر آباد ان کے نام میں ہے، لیکن یہ آگرہ میں نہیں پیدا ہوئے تھے۔ نذیر اکبر آبادی
یہ دلی میں پیدا ہوئے تھے۔ جی ہاں، نذیر اکبر آبادی دلی میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی جو اہم نظمیں ہیں ان میں مفلسی ہے، ہولی ہے، دیوالی ہے، آدمی نامہ ہے، ٹھیک ہے، یہ سب ان کی اہم نظمیں ہیں۔ کب یہ پیدا ہوئے تھے تو اس میں اختلاف ہے، بعض لوگ 1735 کہتے ہیں، کہیں کہیں 1740 بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ دلی میں یہ پیدا ہوئے تھے، یاد رکھیے گا۔ ان کے بارے میں بہت سارے خیالات ہیں، جیسے کلیم الدین احمد کہتے ہیں کہ نظیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے۔ نیاز فتح پوری نظیر کو چٹکلے باز شاعر کہتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کے بارے میں نیاز فتح پوری نے لکھا تھا کہ یہاں کبیر کے اخلاق اور خسرو کے ذہن کا ایک دلکش امتزاج ملتا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کہتے ہیں کہ نذیر کا دماغ چھوٹا اور تجربہ محدود ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نذیر کو بڑا شاعر تسلیم نہیں کرتا اور نہ ہی اچھا شاعر، ہاں لیکن وہ لائق مطالعہ ضرور ہے۔ احتشام حسین نذیر اکبر آبادی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ فن کی نظر سے ان کے شاعری میں نقائص ہیں، تخیل کی نظر سے طرح طرح کی ناہمواریاں ہیں، مگر ان کی صداقت اور انسان دوستی سب پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ نذیر اکبر آبادی اردو شاعری کے آسمان پر ایک درخشندہ ستارہ ہیں، یہ بات کلیم الدین احمد نے کہی تھی۔ نذیر کی نظم کلجک کو مجنوں گورکھپوری نے روسو کے معاشرتی عہد نامہ کے مماثل قرار دیا ہے۔ کوشچن نمبر 93 میں میر تقی میر کس شہر میں پیدا ہوئے یہ پوچھا جا رہا ہے، تو میر تقی میر اکبر آباد میں پیدا ہوئے تھے۔ کن دو شاعروں نے قصیدے میں کمال حاصل کیا، تو سودا جو ہیں وہ قصیدے کے نقاش اول ہیں، اور خاقانی ہند ہیں ذوقی، ان دونوں نے قصیدے میں کمال حاصل کیا۔ دلی کالج کا قیام کب عمل میں آیا؟ 1825 عیسوی میں۔ مدرسہ غازی الدین کے نام سے ایک چلتا تھا، اسی بلڈنگ میں یہ کالج دلی کالج شروع کیا گیا تھا۔ ناول رسوا کا ناول امراؤ جان ادا میں کس کی آپ بیتی بیان کی گئی ہے؟ تو جو امراؤ جان ہوتی ہے وہ ایک طوائف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ طوائف کی آپ بیتی بیان کی گئی ہے۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو ناول امراؤ جان ادا کے بارے میں بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، بہت غور سے سنیے گا۔ یہ 1899 عیسوی میں لکھا تھا ہادی رسوا نے، ٹھیک ہے۔ علی عباس حسینی نے اس کے بارے میں کہا کہ امراؤ جان ادا کا موضوع طوائف ہے، کہتے ہیں کہ ایک رنڈی کی کہانی اسی کی زبانی ہے۔ اختر انصاری اور خورشید الاسلام نے امراؤ جان ادا کا موضوع لکھنؤ کا معاشرتی زوال قرار دیا ہے۔ تنقیدے میں خورشید الاسلام لکھتے ہیں کہ امراؤ جان ادا کا موضوع زوال ہے، یہ زوال ایک معاشرہ کا ہے جو اودھ کے چند شہروں میں محدود تھا۔ ناول امراؤ جان ادا کی تکنیک بیانیہ ہے، اس میں فلیش بیک کی تکنیک استعمال کی گئی ہے۔ فلیش بیک میں کہانی یہ چلتی ہے اور اس میں ایک طوائف کی آپ بیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے کردار پوچھے جاتے ہیں تو اس کے کردار میں جو امیرن ہے یہ بعد میں امراؤ جان بن جاتی ہے۔ بنگلہ یعنی فیض آباد کے جمعدار کی یہ بیٹی رہتی ہے۔ دلاور خان یہ اغوا کر لیتا ہے امیرن کو۔ خانم جان ایک نائکا ہوتی ہے، 125 روپے میں امیرن کو خرید کے طوائف بنا دیتی ہے۔ بوا حسینی یہ پالتی ہے امیرن کو، اور بسم اللہ جان جو ہے وہ خانم جان کی بیٹی ہے۔ نواب سلطان مرزا جسے امراؤ جان گوہر مرزا کے بعد چاہنے لگتی ہے،
गौहर मिर्ज़ा ये उमराव जान अदा का गुलचीन अव्वल है। मौलवी साहब एक किरदार है इसमें। फैज़ अली डाकू है। नवाब शुजाअत अली हैं जिनके यहाँ पहला मुजरा होता है उमराव जान अदा का, ठीक है। इसी तरह नसीबन, नवाब जाफ़र अली, खुर्शीद जान, बेगा जान, राशिद अली, अमीरन, फ़ख्रुन्निसा बेगम, मीर औलाद अली, ये सब किरदार हैं। क्वेश्चन नंबर 97, शोला शबनम, सुम्बुल सलासल, फ़िक्र निशात, ये शेरी मजमूए किसके हैं? जोश मलिहाबादी के हैं। इनकी खुदनविश्त यादों की बारात है, ठीक है। नावल शिकस्त के तख्लीक़कार, नावल कृष्ण चंद्र का जो पहला नावल है वो शिकस्त ही है, यानी शिकस्त कृष्ण चंद्र का नावल है। क्वेश्चन नंबर 99 में एक शेर दिया गया कि पहले नहाई ओस में फिर आंसुओं में रात, यूं बूंद बूंद उतरी हमारे दिलों में रात। तो ये जो शेर है इसमें कौन सी सनत है? तो इसमें सनत हुस्न तालील है। जब किसी चीज़ की असल इल्लत के बजाय शायर कोई और इल्लत बयान करे तो हुस्न तालील होती है। जैसे प्यासी ज्योति से पाए खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फुरात की, इसमें भी सनत हुस्न तालील है। आती है उसको देखने मौजें कशा कशा, साहिल पे बाल खोले नहाती है चांदनी, इस शेर में भी हुस्न तालील ही है। तरक्की पसंद अदब 50 साला सफ़र, ये तसनीफ़ किसकी है? तो 2 लोगों ने मिलकर लिखा था, कमर रईस और आशूर काज़मी ने। अब देखिए कमर रईस की जो अहम तसानीफ़ है उन्होंने प्रेमचंद का तनकीदी मुतालिया लिखा था। इन्होंने तनकीदी तनाजुर, ताबीर व तहलील, शाम नौरोज़, तर्जुमा का फ़न और रिवायत, उर्दू में 20वीं सदी का अफ़सानवी अदब, आज़ादी के बाद उर्दू में दिल्ली अफ़साना, ये सब इनकी तसानीफ़ हैं। दूसरा नाम जो आशूर काज़मी है, इनकी अहम तसानीफ़ में 20वीं सदी के उर्दू नस्र निगार, 20वीं सदी के उर्दू अखबार और रसायल, हर्फ हर्फ जुनू, उर्दू मरसिये का सफ़र, सिराते मंजिल, फसाना कहें जिसे, ये सब आशूर काज़मी की तसानीफ़ हैं। इनमें से कौन इकबाल से गैर मुतल्लिक़ है? देखिए इकबाल के असातिज़ा में अर्नाल्ड हैं, मौलवी मीर हसन हैं और दाग देलवी हैं, लेकिन हाली ये इकबाल के उस्ताद नहीं हैं, इसलिए यानी ये गैर मुतल्लिक़ हैं। रिसाला मखज़न पहली बार कब जारी हुआ था? पहला शुमारा इसका 1901 में जारी हुआ था। सर अब्दुल कादिर ने इसको जारी कराया था। मेहदी अफादी की तनकीद किस नज़रिया को पेश करती है? तो रोमानवियत पसंद हैं मेहदी अफादी की तनकीदें। मेहदी अफादी के खतूत का मजमूआ सहीफ़े मोहब्बत है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। इन्होंने एक मज़मून लिखा था जो बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ, उर्दू लिटरेचर के अनासिर खमसा। क्वेश्चन नंबर 104, अदब मकसद नहीं ज़रिया है, ये किस नक्काद का नज़रिया है? तो ये प्रोफेसर एहतशाम हुसैन ने ये बात कही। तहसीन मिर्ज़ा ता हुसैन तहसीन की बात हो रही है। 9 तर्ज़ मुरस्सा उन्होंने लिखा। ये दास्तान है 1722 ईस्वी में, जहाँ तक मुझे ख्याल आ रहा है इन्होंने लिखा था। बहरहाल नहीं, 1775 ईस्वी में। एक बार आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा 9 तर्ज़ मुरस्सा कब लिखी गई थी। तो इसका जो असल माखज़ है वो फ़ारसी का किस्सा चहार दरवेश है, ठीक है। फ़ारसी के चहार दरवेश को देखते हुए 9 तर्ज़ मुरस्सा लिखी गई और फिर 9 तर्ज़ मुरस्सा का तर्जुमा बागो बहार के नाम से हुआ, आसान उर्दू ज़बान में तर्जुमा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बागो बहार का जो माखज़ है 9 तर्ज़ मुरस्सा है, और 9 तर्ज़ मुरस्सा जो है ये लिखी गई थी फ़ारसी किस्सा चहार दरवेश का तर्जुमा करके, ठीक है। आई बात समझ में? 9 तर्ज़ मुरस्सा 1775, ठीक है। 1722 में इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने असल किस्सा लिखा था
वो किस्सा मजहब इश्क के नाम से निहाल चंद लाहौरी ने लिखा और फिर उसी किस्से को गुलजार नसीम के नाम से पंडित दयाशंकर नसीम ने लिखा। तो मेरे ध्यान में ये 1722 उसका आ रहा था, लेकिन नौ तर्ज मुरस्सा ये 1775 में लिखी गई। ठीक है। रानी केतकी की कहानी में किस मुआशरत व तहजीब को पेश किया गया है? तो रानी केतकी, मदन बान, वो सब हिंदू रहते हैं, तो हिंदू तहजीब व मुआशरत को पेश किया गया। फसाने अजायब का हीरो शहजादा जाने आलम है। ठीक है। इसको रजब अली बेग सरूर ने लिखा था, कानपुर में लिखा था और 1824 ईस्वी में ये लिखी गई थी। इब्न नशाती की कौन सी तख्लीक है? तो फूल बन ये इब्न नशाती की मसनवी है। 1744 अशार पर ये मुश्तमिल मसनवी है। ठीक है। इसके जवाब में अहमद खां हुनर ने एक मसनवी लिखी थी जिसका नाम क्या था? नया दर्पण था। ठीक है। ज़म्मा को क्या कहते हैं? ज़म्मा यानी ऐसे जो होता है उसको पेश कहते हैं, यानी कि पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 110, फेल की कितनी किस्में हैं? फेल हाल, फेल माजी, फेल मुस्तकबिल, यानी 3 किस्में हैं। हाली ने शायरी की बुनियाद किसको करार दिया? तो ख़याल, ये हाली के मुताबिक शायरी की बुनियाद है। बकौल हाली मुहावरा उम्दा तरीके से बांधा जाए तो शेर बुलंद तर होता है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मसनवी गुलजार नसीम में फूल कहाँ था? तो मसनवी गुलजार नसीम पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी है, जानते ही हैं आप लोग। पंडित दयाशंकर नसीम ने ये मसनवी कब लिखी थी? तो ये मसनवी 1839 में लिखी गई एक इश्किया मसनवी है। पहली बार 1844 में ये शाये हुई थी। फूल जो आता है वो गुलजार इरम से आता है, मसनवी गुलजार नसीम में। नाविल है गोशा आफियत, इसमें बलराज मैदान में किसके खिलाफ मुकाबले के लिए उतरता है? तो गोशा आफियत प्रेमचंद का नाविल है। ये 1822 में मंजर आम पर आया था। इसका मौजू गांव की समाजी ज़िंदगी में अफराद के दरमियान जो कशमकश होती है वो है। ठीक है। इसका किरदार मनोहर और बलराज है। बलराज जो मैदान में आया था वो ज्ञान शंकर के मुकाबले में आया था। गुले नगमा किसकी तसनीफ़ है? फिराक गोरखपुरी की है। फिराक गोरखपुरी को गुले नगमा के लिए ही ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। रूह कायनात भी इनकी तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 116, उर्दू में किस शायर को अंग्रेज़ी का चासर, उर्दू शायरी का बाबा आदम किसे कहा जाता है? वली दक्कनी को अंग्रेज़ी का चासर और उर्दू शायरी का बाबा आदम भी कहा जाता है। मीर तकी मीर ने इनके बारे में लिखा कि ये शैतान से भी ज़्यादा मशहूर थे। 1719 ईस्वी में इनका दीवान दिल्ली आया था और ये खुद 1700 ईस्वी में दिल्ली आए थे औरंगज़ेब के ज़माने में। किसके ज़माने में नज़्म का दायरा वसी हुआ और जदीद रंग अख्तियार किया? तो आज़ाद और हाली के ज़माने में। इन्होंने अंजुमन पंजाब लाहौर जब बनाई थी और फिर मुशायरे होते थे, तो उस दौर में नज़्म का दायरा वसी हुआ और इसने जदीद रंग अख्तियार किया। जदीद नज़्म की इब्तिदा वहीं से शुरू हुई थी। फूल बन ये किस में शुमार की जाती है? तो अभी मैंने बताया फूल बन मसनवी है इब्न नशाती की। मीर हसन मसनवी में। दर्द गज़ल में तो सौदा किसमें मशहूर हैं? तो सौदा ये मरसिया में मशहूर हैं। नहीं, सौदा कसीदा में मशहूर हैं और मरसिया में मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर मशहूर हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सौदा पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आसारुस्सनाद ये किसकी आसारुस्सनादीर ये किसकी किताब है? तो ये सर सैयद अहमद ख़ान की है और 1847 में ये शाये हुई थी। आसारुस्सनादीर का जो मौजू है वो दिल्ली की तारीख़ी इमारतें और वहाँ के नामवर लोग हैं, यानी कि कह सकते हैं कि तारीख़ के मौजू पे ये किताब सर सैयद ने लिखी थी। 5 और सवालात हैं, उसके बाद ये पेपर ख़त्म होगा। ठीक है। 4-5 वीडियोज़ में हमने ये सारा पेपर ख़त्म कर दिया और भी
पिछले साल के पेपर्स हैं उन्हें हम हल करते रहेंगे, ये सीरीज़ चलती रहेगी। दिल्ली, राजस्थान, बिहार के टीजीटी पीजीटी के पेपर भी यहाँ पे हल किए जाते रहेंगे। ज़माना अखबार ये दया नारायण निगम ने निकाला था। अगला सवाल है कि किताब नौरस ये किस मौजू पे लिखी गई? मौसीकी के मौजू पे इब्राहिम आदिल शाह सानी ने लिखी थी। वो कौन सा शायर है जो कसीदे के अलावा हिज्व गोई में भी मशहूर हैं? तो सौदा को हिजविया कसीदे का बानी कहा जाता है। इनके बारे में एहतशाम हुसैन लिखते हैं कि वो अपनी कलम के नोक को जहर में डुबो लेते थे और आग की उनकी तहरीर से आग की लपटें निकलने लगती थी। सौदा के बारे में ही कहा गया क्योंकि हिज्व बहुत तगड़े लिखते थे। अनीस का पूरा नाम सभी आप जानते हैं, मीर बब्बर अली अनीस। 1802 में फैज़ाबाद में पैदा हुए। 1874 में इनका इंतकाल लखनऊ में हुआ। पहले इब्तदाई तखल्लुस ये हज़ी रखते थे, बाद में इन्होंने 1816 में नासिक के कहने पे अपना तखल्लुस अनीस कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 125 और क्वेश्चन नंबर आखिरी। शायरी में बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद कौन थे? तो ज़ौक़ थे। पहले शाह नसीर थे, फिर ज़ौक़, उसके बाद गालिब। ठीक है, पहले शाह नसीर बहादुर शाह ज़फ़र के मलिकुल शोरा थे, फिर ज़ौक़ बने। ज़ौक़ के इंतकाल के बाद गालिब को बहादुर शाह ज़फ़र ने मलिकुल शोरा का खिताब अता किया था। ठीक है, तो हमने पूरा पेपर हल करा दिया 5 वीडियोज़ में। सभी सवाल से मुतल्लिक़ कुछ अहम जानकारियाँ भी आपको हमने प्रोवाइड कराई है। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये क्लासेस पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हैं ना, तो लाइक करो, शेयर करो, हैदरी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।